हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स स्टडी। तो स्वागत है आपका लेट्स स्टडी पर। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट 11 देखेंगे, जिसमें हम 50 MCQ सॉल्व करेंगे, जो हमारी महामैराथन का पार्ट 11 होगा। और इस तरीके से हम जो है 550 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट होगा जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा, मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है। तो बताना कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हार्वर्ड ने यह स्टेटमेंट दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन है आपका कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पर नहीं करता है बताना है। तो ऑप्शन ए सक्रियता द्वारा, ऑप्शन बी दृश्य प्रतिभा द्वारा, ऑप्शन सी भाषा द्वारा, ऑप्शन डी संकेतों द्वारा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भाषा द्वारा जो है प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इस समय जो है आपका शिशु है वो भाषा का उपयोग यानी बोल नहीं पाता है, इसलिए वह भाषा का उपयोग नहीं कर पाता है। बाकी सारी क्रियाओं द्वारा वह अपनी अनुभूतियों को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, से ग्रसित बालक पढ़ने की अक्षमता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बताना कि किस चीज़ से ग्रसित बालक पढ़ने की अक्षमता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए अफेजिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी अप्रेक्सिया, ऑप्शन डी डिस्प्रेक्सिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बालक होता है वो आपका पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा से तात्पर्य है। जो समावेशी कक्षा होती है उससे क्या तात्पर्य है यह बताना है। प्रतिभाशाली और सृजनशील शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, प्रतिभाशाली और सामान्य शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की कक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त शिक्षा। समावेशी शिक्षा में हम सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण कराते हैं, यानी कि सभी बच्चों को हम समान मानकर चलते हैं, चाहे वे अक्षम हो या वह पढ़ने में सक्षम हो। तो सभी बच्चों को एक समान मानते हुए अधिगम कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण इसमें से कौन सा बताना है। ऑप्शन ए रिवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेड परीक्षण, ऑप्शन बी घन रचना परीक्षण, ऑप्शन सी जलोटा सामान्य मानसिक परीक्षण, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी घन रक्षा परीक्षण जो है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं। पियाजे के अनुसार पियाजे ने जो हमें 4 स्टेजेस दिए हैं उसके अनुसार हमें बताना है कि किस स्टेज पर जो है बच्चे में प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी होती है 2 से 7 वर्ष। संवेदी प्रेरक अवस्था होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष यानी 0 से
2 वर्ष, और मूल संक्रियात्मक आपकी 7 से 12 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी आपकी 12 वर्ष के बाद तक, है ना, 12 वर्ष से बाद तक। ठीक है, तो ये अवस्थाएं याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है सीटेट में और भी सभी टीचिंग एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना। देखिए, शिक्षा को आधार बिंदु नहीं, शिक्षक को आधार बिंदु नहीं मानेंगे, सॉरी शिक्षक लिखा, गलत है ये, शिक्षार्थी को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हमें आधार बिंदु किसको मानना है, शिक्षार्थी को, जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से हमको शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है। पाठ्यक्रम से यानी कि सिलेबस से शिक्षक को क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए, शिक्षण सरल हो जाता है। ऑप्शन बी, शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन सी, शिक्षक रोचक हो जाता है। ऑप्शन डी, शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है पाठ्यक्रम से, है ना। सिलेबस हम देखते हैं कि सिलेबस क्या होता है, जो हमें एक साल में जो भी हमें पढ़ना है ना, हमें क्लास के अंदर जो भी हमें पढ़ना है एक साल के अंदर, तो वो आपका पाठ्यक्रम होता है ना। तो जिससे शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टर्मेन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। टर्मेन के अनुसार मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए, 80 से कम बुद्धि लब्धि वाले। ऑप्शन बी, 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले। ऑप्शन सी, 50 से कम बुद्धि लब्धि वाले। ऑप्शन डी, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। आवाज की समस्या, हकलाना व त्रप्तलाना, सॉरी ये हकलाना व तुतलाना लिखा हुआ है। ऑप्शन सी है अशुद्ध उच्चारण। ऑप्शन डी, तेज बोलने वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेज बोलने वाले जो है बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो है बोलने के दोष से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन बी, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन सी, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऑप्शन डी, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित और ऊब जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कोई शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के जीवन
विद्यार्थी के जीवन से संबंधित वस्तुओं का उदाहरण देकर अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ना। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये है कि विषय को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विषय वस्तु को जो रियल लाइफ है उसके साथ कनेक्ट करके हम पढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, अधिगम जो है प्रभावी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। देखिए, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, बच्चे जो है सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे ने ऐसा कहा है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ये भी सही बात है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, डी। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी विधि है। ऑप्शन है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर विद्यार्थी में संप्रदाय विकास को प्रोत्साहन करता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ऑप्शन है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन सी, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। ऑप्शन डी, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन यही लग रहा है और पढ़ने में भी बढ़िया अच्छा लग रहा है ऑप्शन, और यहाँ पर उसमें जो लिखी विशेषता है वो भी अच्छी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहाँ पर संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनको जो है महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। एक बच्चा कौवे को उड़ता हुआ देखता है और वह बोलता है कि यह एक पक्षी है। तो इससे बच्चे के विचारों के बारे में क्या पता चलता है। तो ऑप्शन ए है, बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है। ऑप्शन बी है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर सही है, ए और बी, यानी कि बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है। जैसे कि हमें प्याजी ने बताया था कि बच्चा जो है अपने अनुभवों से अपना जो स्कीमा है वो तैयार करता है, अपना स्कीमा बना लेता है ना, और उसी स्कीमे का वो है आगे चलकर उपयोग करता है, आगे आने वाले अनुभवों में वह उसका प्रयोग करता है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी इसका जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ
कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यहाँ पर आपको भीतरी प्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन आपको देना है। तो आपको कक्षा में क्या करना चाहिए, बच्चों से जो है किस तरह का स्टेटमेंट कहना चाहिए या उन्हें क्या बोलना चाहिए। ऑप्शन ए है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। तो देखिए, आप उसके कंपैरिजन से दूसरे बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये जो है एक बाह्य प्रेरणा हो गई है ना। तो ये जो है भीतरी प्रेरणा यानी आंतरिक प्रेरणा नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। तो ये देखिए, अगर काम पूरा कर देगा बच्चा तो उसको एक टॉफी मिलेगी। तो ये भी जो है एक बाह्य प्रेरणा है ना। आप जब वो काम पूरा करेगा तभी आप उसको टॉफी देंगे, तो बट टॉफी के लिए जो है उस काम को करेगा। तो यह एक बाह्य प्रेरणा है। ऑप्शन सी है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे में सीखना विद्यार्थी का आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षिका बच्चे से कहेगी कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है। जबकि अगर आप ऐसा करेंगे कि वह बच्चा यहाँ पर जो पहले करेगा उसको टॉफी या इनाम मिलेगा, तो ये जो है एक बाहरी प्रेरणा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। यहाँ पर आंतरिक रूप से बच्चे को प्रेरित करना है, तो किस तरीके से जो है एक शिक्षिका अपने बच्चे को कर सकती है। ऑप्शन ए, प्रयोगा प्रयोगिता प्रयोगितात्मक परीक्षण से। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन सी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। ऑप्शन डी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना। यानी कि आपने उनको कोई टास्क दे दिया है और उस टास्क को पूरा करने के लिए आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक आंतरिक प्रेरणा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राथमिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा ना। कोई प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। बिल्कुल गलत है, रट्टाफिकेशन हम नहीं करवाएंगे बच्चों को। ऑप्शन बी है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके। देखिए, दंडात्मक उपायों का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में भी अच्छे अंक पा सकें। ये भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली उदाहरण विद्यालय की प्रथा है। ऑप्शन ए, शारीरिक दंड। ऑप्शन बी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन सी, प्रतियोगितात्मक कक्षा। ऑप्शन डी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो है एक प्रभावशाली कक्षा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। कौन सा सिद्धांत? सिर पदाभिमुख जो सिद्धांत है वो व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेफेलोकॉडल। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको सेफेलोकॉडल। हाँ, इसका मतलब होता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय यहाँ पर कौन सा होगा बताना है। ऑप्शन ए है मध्य बचपन का समय, ऑप्शन बी वयस्क अवस्था, ऑप्शन सी प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन डी जन्म पूर्व का समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है उसमें जो है भाषा का विकास सबसे तीव्र होता है, बच्चा सबसे तीव्र जो है उसमें भाषा सीखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, है ना। तो उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, उसको ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। इस सप्तांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं और उसके माता पिता भी उसको प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर उसकी जो क्षमताएं हैं उस पर किन दो चीज़ों का प्रभाव या की प्रक्रिया का जो है परिणाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, अनुवांशिकता और पर्यावरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण का उसके ऊपर अनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर प्रतिक्रिया का उस पर परिणाम है, यानी उस पर प्रभाव है। क्योंकि उसके हम देखते हैं कि देखिए वह एक तो वो अच्छा खेलती है, यानी उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। दूसरा, उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं, तो वो भी उसको जो है कुछ जो चीज़ें उसको जेनेटिक मिली होंगी और कुछ जो है उसको वातावरण से मिल रही हैं। तो दोनों की जो है परस्पर प्रक्रिया का उस पर प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाजीकरण के गौण भाग कारण हैं। समाजीकरण के गौण भाग कारण हैं। ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विद्यालय और आस पड़ोस, यानी पड़ोसी। ठीक है। तो निम्न में से कौन से सामाजिकरण के गौण भाग हैं। सामाजिकरण किन कारणों से सबसे ज़्यादा बच्चे का होता है, विद्यालय और आस पड़ोस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमें बताना है कि संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। ऑप्शन ए सामाजिक अन्वयन क्रिया, ऑप्शन बी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ऑप्शन डी संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सामाजिक अन्वयन क्रिया, यानी लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने पे कहा था कि जो बच्चे हैं वो वयस्कों के साथ समन्वय कर कर सीखते हैं, यानी बच्चे जो है समाज और संस्कृति से सीखते हैं। और उन्होंने ही जो है सोशियो कल्चर यानी सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आता आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए, कोल वर्ग ने जो है मोरालिटी का प्रिंसिपल दिया था, यानी नैतिकता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने हमें कुछ स्टेजेस यानी कुछ चरण जो है बताए थे, जिसमें से ये बताना है कि यदि कोई बच्चा ईमानदार है तो उसके माता पिता उस पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस कोल वर्ग के किस नैतिक तर्क को जो है संतुष्ट करता है। ऑप्शन ए सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन बी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अनुकूलन, ऑप्शन डी दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि बच्चे जो है कभी कभी प्रशंसा पाने के लिए भी अच्छे कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार हमें बताना है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन बी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन सी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन अधिगम के लिए आवश्यक है, जीन पियाजे ने ऐसा कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण यानी कि स्कीमा जिसको हम बोलते हैं, जानकारी में वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी सामीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन सी समावेशन और समायोजन के रूप में, ऑप्शन डी समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समावेशन और समायोजन। यानी कि समावेशन क्या होता है, जो हमारे अनुभव से या हम जो सीख रहे हैं उससे हमारा स्कीमा जो है बन गया है, तो वो एक समायोजन है। यानी उसके द्वारा अनुभवों के द्वारा जो इसकी जो हमें नॉलेज जो हम ले रहे हैं या जो अनुभव हमें मिल रहा है वो हमारा समायोजन होगा। और जो हमने नॉलेज ले लिया है यानी जो हमने सीखा है उसमें अगर हम कोई संशोधन करेंगे यानी कोई सुधार करेंगे तो उस सुधार को हम बोलेंगे समायोजन। यानी जो स्कीमा हमारा पहले से बना है उस स्कीमे में अगर कोई सुधार हमें करेंगे तो उसको हम बोलते हैं समायोजन। क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे ने जैसे एक बिल्ली को देखा जिसके 4 पैर होते हैं, तो उसने देखा कि यह एक बिल्ली है तो उसने अपना स्कीमा बना लिया कि यह एक बिल्ली है। अब उसने एक कुत्ते को देखा तो उसने कहा कि ये एक बड़ी बिल्ली है ना। तो यहाँ पर वह क्या करेगा, पुरानी जो उसने देखा था कि यह एक बिल्ली है तो वो उसमें एक सुधार करेगा कि यह एक बड़ी बिल्ली है। या फिर यदि उसको कोई बता देगा यह बिल्ली नहीं है यह एक कुत्ता है, तो वो जो है अपने पुराने स्कीमा में जो है उसको समायोजन करेगा, उसको सुधारेगा। तो इस तरह से ये जो है काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ऑप्शन ए नियामक है, ऑप्शन बी समावेशन को हतोत्साहित करता है, ऑप्शन सी आवृत्ति को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी खोज को प्रोत्साहन देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खोज को प्रोत्साहन देता है। यानी किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था वह सुझाता है कि, ऑप्शन ए बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन बी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए प्रदर्शित व्यवहार के अपने आप से बात करती है। कोई लड़की जो है एक टी शर्ट खरीद रही है, उसको टी शर्ट को तय उसको खरीद रही है टी शर्ट को, तो उस समय जो है वह अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा
कौन सा कथन सही है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लड़की के संदर्भ में सही है। कोई 5 साल की लड़की है और वह टी शर्ट देख रही है, टी शर्ट पहनने के लिए तय कर रही है कि मुझे कौन सी टी शर्ट पहनना चाहिए। तो वह जो है अपने आप से बात कर रही है। तो ये जो अपने आप से बात करना निम्नलिखित में से कौन सा जो है उसको कौन सा संदर्भ जो है उसको संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे इसे एम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा कहा था और जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने इसको निजी भाषा कहा था। इसमें बच्चे जो है खुद से बात करते हैं और खुद अपने आप को जो है निर्देश देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है लिंग है। ऑप्शन ए शारीरिक संरचना है, ऑप्शन बी सहज गुण है, ऑप्शन सी सामाजिक संरचना है, ऑप्शन डी जैविक सत्ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लिंग एक सामाजिक संरचना है। अगर यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि अगर यहाँ पर लिंग की जगह अगर आ जाए जेंडर, लिंग की जगह कभी भी क्वेश्चन में क्या होता है जेंडर पूछ लेते कि जेंडर है। तो जेंडर क्या है एक जैविक संरचना है। और अगर लिंग का पूछे कि लिंग क्या है तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। लेकिन अगर जेंडर में पूछे कि जेंडर क्या है तो जेंडर एक जैविक संरचना है। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन ए मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन बी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ऑप्शन बी वस्तुपरक बहुविकल्पित प्रकार के प्रश्न, ऑप्शन डी सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि सहयोगी प्रोजेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग समाज और अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग वातावरण के होते हैं। ये सभी विशेषताएं जो है भिन्नताएं जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो इनसे निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोणों को महत्व दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों से बात करेंगे और उनका अपना जो दृष्टिकोण है उसको महत्व देंगे, यानी बच्चों की बात सुनेंगे और उसको महत्व देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिससे हम जो है व्यक्तिगत भिन्नता को जो है कुछ हद तक यहाँ पर कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होगा यदि ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ऑप्शन डी इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। आकलन का उद्देश्यपूर्ण कब होता है जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यानी कि शिक्षक के बारे में फीडबैक प्राप्त हो और बच्चों के बारे में भी उनका फीडबैक प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए अधिनायकीय, ऑप्शन बी अनुमतिपरक, ऑप्शन सी सुविधादाता,
ऑप्शन डी सत्तावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन ए का एकमात्र निर्धारक होती हैं, ऑप्शन बी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, ऑप्शन सी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ऑप्शन डी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना ऑप्शन ए जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऑप्शन बी विद्यालयों पर भार बढ़ा देता है, ऑप्शन सी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ऑप्शन डी एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। ठीक है, बताना है कि विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ऑप्शन बी सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ऑप्शन सी गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, ऑप्शन डी गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं और यह एक समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा, ऑप्शन ए केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपरोक्त संसाधन प्राप्त हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपरोक्त संसाधन प्राप्त हों। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपरोक्त संसाधन प्राप्त हों। अगर सुनने में असमर्थ बच्चा है तो आप बच्चे को जो है उपरोक्त संसाधन देकर जो है अगर उसको उपरोक्त संसाधन प्राप्त हों तो वह उससे जो है अच्छा कर सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। बताना यहाँ पर मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी नैतिकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अधिगम के लिए जो है प्रयुक्त होता है। यह परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त होता है, अधिगम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का जो प्रथम चरण होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी योजना बनाना, ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी योजना बनाना। जब तक जो है शिक्षक योजना नहीं बनाएगा तब तक जो है बच्चे को अपने एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अपना जो है पढ़ा नहीं पाएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम जो पद होता है वो होता है योजना बनाना, कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या एक्टिविटी करानी है। तो ये जो है योजना बनाना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। यानी थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत था उसको क्या शीर्षक दिया।
ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी स्थान अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत नाम दिया था थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से वही संबंध कोहलर का है। देखिए स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर। तो इस जो कोहलर थे उन्होंने जो है वनमानुषों पर अपना प्रयोग किया था। उन्होंने एक बंदर को यानी एक वनमानुष यानी चिंपांजी को कह सकते हैं, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था और बाहर जो है केला डाल दिया था और अंदर जो है एक छड़ी थी, दो छड़ी थी, दो अलग अलग टुकड़ों में। तो उन्होंने देखा कि जो बंदर यानी जो वनमानुष है वो उन छड़ी को मिलाकर उस केले को अपने पास खींच लेता है ना। तो इस तरह का उनका कुछ प्रयोग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोहलर ने जो है वनमानुष पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर और स्किनर ने चूहों पर। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। कहने का मतलब है कि जो गणित संबंधी अधिगम अक्षम होता है यानी जो बच्चे गणित पढ़ने में अक्षम होते हैं उनमें किस तरह का दोष होता है। ऑप्शन ए नीरसता संबंधी दोष, ऑप्शन बी पठन दोष, ऑप्शन सी गणना दोष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गणना दोष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलेसिया, डिसकैलकुलिया। गणित में हम बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। पठन दोष को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार है। ऑप्शन ए अधिगम की समाप्ति, ऑप्शन बी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ऑप्शन सी अधिगम में दोष, ऑप्शन डी अधिगम में अवरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन जो है अधिगम का पठार होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि। अगर कोई छात्र अवांछित व्यवहार कर रहा है तो उसके संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या होगी। ऑप्शन ए उसे माता पिता को सूचित करना, ऑप्शन बी छात्र को दंडित करना, ऑप्शन सी उसे नज़रअंदाज करना, ऑप्शन डी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हम पता लगाएंगे कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है इस तरह का व्यवहार है और उस हिसाब से उसको जो उपचार देंगे। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था यानी मानसिक आयु यानी मेंटल एज के बारे में किसने बताया था। ऑप्शन ए विनय साइमन ने जो है मेंटल एज के बारे में बताया था। टर्मन ने जो है आईक्यू जो फॉर्मूला था आईक्यू का एंड उसको मॉडिफाइड किया था ना, टर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। इसमें से बताना कि कौन सा मनोविज्ञान है जो भाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए पेवलव, ऑप्शन बी विनय, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी मैस्लो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी चॉम्स्की। चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित है और उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है एक लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर पैदा होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। यहाँ पर नहीं है बताना है। सीखने में कमी, ऑप्शन बी स्मरण करने की इच्छा, ऑप्शन सी मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन डी सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्मरण करने की जो इच्छा है वो विस्मृति का कारण नहीं है। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह जो हमारा पार्ट 11 जो है यहाँ पर ख़त्म होता है महाभारतन का। तो अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेट्स स्टडी। लेक्चर अच्छा लगाओ, आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।